सिलसिला है टैक्स का वो 3 लाख से शुरू होता है। देखिए जरा, 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% देना होगा, 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% देना होगा, 9 लाख से 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको 15% देना होगा, 12 से 15 लाख अगर आप कमाते हैं तो आपको माफ कीजिए 20% देना होगा। ये 30% नहीं 20% है। और 15 लाख से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपको 30% देना होगा। वित्त मंत्री ने उदाहरण के तौर पर भी समझाया कि अगर आपकी आमदनी 9 से 12 लाख के ब्रैकेट की है तो अब आपको 45,000 रुपए टैक्स के देने होंगे, जो आप पहले 60,000 रुपए देते थे। यानी अब अगर आप 9 से 12 लाख रुपए के सालाना टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको तकरीबन 15,000 रुपए का फायदा होगा टैक्स पर, जो कुल प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लगभग 20% के आसपास बैठता है। यानी आपको राहत यहां पर दी है, नौकरी पेशा लोगों को राहत दी है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, खासकर टैक्स के लिहाज से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ डेलोइट इंडिया के डायरेक्टर तरुण गर्ग साहब हैं, जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं। तरुण साहब, आप अगर संक्षेप में समझा सके सर, जो आप मानकर चल रहे थे क्या उसी को छूने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है? बिल्कुल आपने सही कहा। इस टैक्स में, इस बजट में यही उम्मीद थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो मिडिल मध्यम वर्ग के लिए या सैलरीड क्लास के लिए काफ़ी कुछ करेंगी, और वैसा ही होता हुआ दिखता भी है। तो जैसे कि नई टैक्स रिजीम को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की थी। पुराने टाइम में भी हमने देखा था कि नई टैक्स रिजीम को कम ही लोग चुनाव करते थे, उसका ओल्ड टैक्स रिजीम में ही जाते थे। तो एक प्रयास जरूर किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि लोग जो है नई टैक्स रिजीम में जाएं। जैसा कि आपने कहा 3 लाख की छूट कर दी, और 7 लाख तक की अगर आमदनी है तो 87A में रिलीफ ले लेंगे, तो बिल्कुल भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सर लेकिन तरुण जी थोड़ा क्लैरिटी और दीजिए। देखिए इस वक्त हर आदमी आप ही को सुन रहा होगा, ये सिर्फ नए टैक्स रिजीम के लिए, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं तो मुझे ये फायदा नहीं मिलेगा या मुझे? बिल्कुल आपने सही कहा कि पुराने टैक्स रिजीम में कोई फायदा नहीं है। और जो 2 बातें और उन्होंने कही हैं वो ये हैं कि अब आपका डिफॉल्ट रिजीम नया टैक्स रिजीम बन जाएगा। तो पुराना अभी तक क्या होता था कि आपको अपनी रिटर्न टाइम में फाइल करनी पड़ती थी और उसका चयन करना पड़ता था रिटर्न के फॉर्म में, और अब ऐसा नहीं है। अब आपका डिफॉल्ट रिजीम जो है वो नया टैक्स रिजीम बन जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री ने तो ये कहा कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपको चुनाव करना पड़ेगा ना, अगर आपको पुराने टैक्स रिजीम में जाना है तो जैसे अभी भी चुनते थे। हाँ, अब आपको चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब क्या था कि अगर आपने सपोजिंग अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तो आप नई रिजीम में नहीं जा सकते थे, आपको पुरानी रिजीम में ही रहना पड़ेगा। पर ऐसा अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये अंतर क्या है? पहले 2.5 लाख के बाद 2.5 से 5 लाख का स्लैब होता था, वो अब 3 से 6 लाख का हो गया। जी। तो इसमें टैक्स में राहत मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी या टैक्स देने वालों की संख्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो टैक्स में जो राहत मिली है, और लोग भी अब नई टैक्स रिजीम का रुख करेंगे, बिल्कुल रुख करेंगे। क्योंकि अब आप ये देखिए पुराने टैक्स रिजीम में फ़ायदा ही क्या है, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, और 2.5 से 5 लाख तक का वही 5% का रेट, 5 से सीधा फिर 10 आ जाता है तो 20% का टैक्स लग जाता है, और 10 से ऊपर तो वही 30%। और एक और जो बात जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सरचार्ज में भी नई रिजीम में फ़ायदा हुआ है। जो 37% का सरचार्ज है वो नई रिजीम वो पुरानी रिजीम में तो कंटिन्यूड है। अभी फाइनल प्रिंट्स हमें देखने पड़ेंगे, बट पुरानी रिजीम में वो 25%। मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा और आप मुझे बताइएगा कि जिसकी आमदनी 6 लाख है उसको कितना फायदा हो सकता है, जिसकी आमदनी 12 लाख है उसको कितना, जिसकी 15 उसको कितना। आप जरा एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन मनोज सर, आपका पहला रिएक्शन बजट भाषण के बाद? देखिए, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि जो वोटर है वो इस बजट की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हम देखें तो पीएम आवास योजना का जो टोटल जो बजट है उसमें 66% इंक्रीज़ किया है। और ये जो नया टैक्स रिजीम है ये मिडिल क्लास के बीच में काफ़ी पॉपुलर होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, क्योंकि जो डिटेल है वो तो अभी आएंगे, तो उसको ये देखते हुए है कि उन्होंने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे जिससे कि हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो कि किसी भी बजट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मुझे लगता नहीं कि जो एक्सपेक्टेड लाइन है उससे कुछ नीचे जाएगा। फिस्कल डेफिसिट आपने देखा होगा कि वो भी मेंटेन्ड है,
और 2000 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका जो प्रोजेक्शन है वो भी बिल्कुल ही कंट्रोल्ड है 5.9%। जी तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। एनके सर, आपका पहला रिएक्शन बजट में क्या कुछ खास आपको लगा सर, या कुछ ऐसा मिसिंग जो आपको लगा कि हाँ इसको एड्रेस करना चाहिए था, वित्त मंत्री नहीं कर पाएंगे? हाँ, बल्कि हम कहेंगे कि एक ईमानदारी से जो बजटरी कंपल्शंस थे उसको उन्होंने पूरी तरह से तरजीह दी है, और लिहाजा ऐसा नहीं किया कि इलेक्शन बजट की वजह से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि में एक अच्छा खासा 2000 रुपये और बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं था कि चुनाव है तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जो फाइनल्स हैं वो जो बजटरी कंपल्शंस है उसको देखते हुए उन्होंने कहीं ये कोशिश नहीं की है कि हम, और ये ध्यान रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट जो मेंटेन किया है इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ना हो इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा लोक लुभावन बजट नहीं दिया है जिसको हम कहें कि साहब ये तो बजट चुनाव के लिए है। तो निहायत ईमानदारी का बजट है, सरकार अपनी कंपल्शन समझ। हमारे साथ योगेंद्र यादव सर भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सर, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरवीर सर, खेती किसानी के लिए इस बजट में क्या कुछ खास आपको लगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो बजट है ये लाभार्थी से आगे जाके मिडिल क्लास का बजट है। जहाँ तक खेती किसानी का है वो स्टेटस को है, उसमें कोई ऐसा बदलाव इस बजट में नहीं दिखता। कुछ बातें कही गई हैं कि जो कि डिजिटल और ये सब करने के लिए बात है, अदरवाइज कोई मेजर चेंज मिडिल क्लास के लिए बजट कैसे लगता है सर आपको? नहीं, ये टैक्स के लिहाज से देखिए जो टैक्स प्रोविजन किए हैं मिडिल क्लास का सारा कुछ इंटरेस्ट जो है 90% वो सिर्फ फोकस होता है कि उसको टैक्स में क्या मिल रहा है। तो उसको नए भारत का एक तरीके से मैं कहूँ जो नए की बात होती है, न्यू टैक्स रिजीम में वो रियायत दे दी है, तो ये इसलिए मिडिल क्लास का लगता है। बाकी फार्मर्स के लिए कोई जो एक फोकस होना था रूरल में और उस तरीके का ग्रोथ देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो जो एक जो गैप है, जो डिस्पैरिटीज़, तमाम सारे आंकड़े कहते हैं डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही है, और एक चांस था कि जो हाई नेटवर्थ के लोग हैं उनसे कुछ टैक्स लिया जाएगा, बल्कि उनके लिए जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो और घटा दिया है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बजट इज नॉट जस्ट ए डॉक्यूमेंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट एक इंटेंशन भी होता है सोसाइटी को के बीच में संतुलन बनाने के लिए, वो मुझे नहीं दिखता है। फिक्की और एसोचैम के प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ नहीं है, वरना वो आपकी तरफ देख रहे होते घूर कर कि हमसे क्या दुश्मनी है कि हम पर आप और ज्यादा टैक्स बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन योगेंद्र यादव सर, इस बजट की कोई खास बात, अच्छी बात जो आपको नजर आई हो इस बजट भाषण में, जिसके लिए आप सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहें वित्त मंत्री को? मैं वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मामला सिर्फ 100 मिनट से कम में निपटा दिया। 1-2 बार तो उन्होंने 2 घंटे से लंबा भाषण दिया था, तो इसलिए तो उनका शुक्रिया कहना चाहिए। जहां तक किसान की बात है, हरबीर जी यहाँ बैठे हैं, एनके सिंह जी बैठे हैं, मैं एक सिंपल बात कहना चाहता हूं। आपको इस बजट में किसान कहीं दिखाई दिया क्या? इसमें ना तो किसान था, ना ये बजट है। पिछले जितने भी वर्षों का 20-25 वर्ष के बजट तो मैं सुन रहा हूं, मुझे एक भी बजट याद नहीं आता जिसमें किसान को इस तरह से पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। और ये तो मुझे भूल गए सांवरिया वाली मामला लग रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, इस बजट में पहले के, आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले के बजट में किसान के लिए कुछ दान मिल जाता था, किसान को कुछ स्कीमें घोषणा कर दी जाती थी, और नहीं तो कुछ डायलॉग मिल जाता था। इस बार तो किसान का नाम भी नहीं लिया गया है। एग्री एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप हैं, डिजिटल हैं, किसान है कहां? ठीक है, वित्त मंत्री ने सप्तऋषि की बात कही। मैं बाद में आपको गिनाना माफ कीजिए, चाहूंगा आपको जब रोक समय रहा मिले हूं, तो। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर। आपने स्टार्टअप का तो जिक्र खुद ही कर दिया, जिसका वित्त मंत्री ने ऐलान किया, कृषि वर्धन कोष का उन्होंने जिक्र किया, जिसको माना जा रहा है कि इस एग्री स्टार्टअप को इससे बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री ने किया है अपने बजट भाषण में, जो मोटे अनाज पर सेंट्रिक है। इसके अलावा किसान का जिक्र हुआ है 20 लाख करोड़ के कृषि ऋण के संदर्भ में, और साथ ही साथ किसानों का जिक्र हुआ है वित्त मंत्री के भाषण में ये कहते हुए कि 3 साल में 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाएंगे, मतलब उनको शिफ्ट करेंगे यूरिया डीएपी से हटाकर। तो ये 4-5 शब्द तो सर मैंने सुने कृषि से जुड़े, किसानों से जुड़े, बाकी आप मुझे करेक्ट कीजिए सर। जरूर, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं हर वर्ष बजट को सुनता हूं और बड़ा ध्यान से सुनता हूं। आपने बिल्कुल बताया, आप यदि इसके बाकी बजटों से तुलना कर लें आज तक, और हरबीर जी बैठे हैं, एनके सिंह जी बैठे हैं, मुझे करेक्ट करेंगे,
आप बाद में गिन लीजिएगा। इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा कोई बजट नहीं आया होगा जिसमें किसान का जिक्र इतनी कम बार हुआ। और सिर्फ जिक्र की बात नहीं है, मैं आपको 7 चीजें गिना देता हूं। सप्तऋषि की बात क्योंकि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने कही, मैं आपको किसान के सप्तऋषि गिना देता हूं। नंबर 1, बजट में हमेशा बताया जाता है कि देश के कुल खर्चे का इतना प्रतिशत कृषि को दिया जाएगा। क्या आपने वो सुना? नंबर 2, सरकार ने कहा था 6 साल में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो पिछले साल 28 फरवरी को पूरा हो गया था। क्या आपने सुना कि कितने की दुगनी हुई भी नहीं? किसान की आमदनी का जिक्र भी सुना आपने? नंबर 3, पूरे देश का किसान कहता है मुझे एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार की एक आशा नामक स्कीम हुआ करती थी जिसका बजट घटा के 1 करोड़ कर दिया गया था। उसमें कोई वृद्धि की बात सुनी आपने? नंबर 4, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें से स्टेट्स छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि इस स्कीम को सुधारो, उसके बारे में एक भी शब्द सुना आपने? नंबर 5, मनरेगा की एलोकेशन कम है, दिक्कत हो रही है, उसके बढ़ने की बात सुनी? नंबर 6, सरकार ने घोषणा की थी कि 3 साल में 20,000 हाट को हम एग्रीकल्चर मार्केट बना देंगे। 3 साल पूरे हो गए, उसके बारे में एक शब्द सुना आपने? जी। नंबर 7, एफपीओ, जो कि सरकार ने कहा था 10,000 एफपीओ बनाने की, उसके बारे में कोई घोषणा सुनी? अगर ये नहीं है तो ये कौन सा बजट है भाई? मुझे तो लगता है सर आपने कि सरकार के बीजेपी के सेठ जी की दुकान में जब से सेंध लगी है पिछले हफ्ते, जब से अडानी जी को झटका लगा है, सरकार को भी धक्का लग गया लगता है। ठीक है, देखिए आपने 6-7 चीजें गिनाई सर, 3-4 चीजें मैंने गिनाई जो इस बजट में थी, लेकिन जो बजट भाषण आप ही के मुताबिक 2.5 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह गया है, तो कुछ चीजें तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की कम होंगी ना सर बजट भाषण में। और आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं सर, आपको लंबा अनुभव है दशकों का, हमें भी बजट की डिटेल का इंतजार तो करना चाहिए। कुछ न्यूनतम बात हर बजट, कुछ न्यूनतम बात हमेशा, मैं पिछले 50 बजट स्पीच आप देख लीजिए, हर बजट स्पीच कम से कम कहती है कि हम एग्रीकल्चर में कुल खर्चा इतना करेंगे। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो रह जाती है। मैं वही आपको कह रहा हूं भैया, ये 4 चीजें जो आपने गिनाई, क्या ये सरकार की एग्रीकल्चर की टॉप 10 में से भी हैं ये चीजें? ये कितना खर्च होता है? 2 करोड़ की चीज की घोषणा होती है, 70,000 करोड़ की स्कीम के बारे में चर्चा नहीं होती है। क्या मजाक हो रहा है ये देश के साथ? ठीक है, कुछ और चीजें उन पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा जो गांव कस्बों से ही जुड़ी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास है उस स्कीम का बजट हम 66% बढ़ा रहे हैं। 2024 तक 3 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अच्छी योजना है, अच्छा ऐलान है? ये आवास योजना अच्छी योजना है। जो 66% बढ़ाने की घोषणा है वो 1 वर्ष में बढ़ाने की नहीं है, वो मेरे ख्याल में 4 वर्ष में बढ़ाने की घोषणा है। और आप याद रखिए, आप एक बात भूल जा रहे हैं, सन 2022 में इस देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो जाना था। याद है आपको? जी, ध्यान है ना? जी। 2022 निकल गया ना, निकल गया ना। उसके बाद स्कीम क्यों आ रही है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बताते कि क्यों ये नहीं हुआ? 2022 तक जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी उसके बाद आप स्कीम निकाल रहे हैं बिना ये कहे कि नहीं एक्चुअली हो नहीं पाया हमसे, अब हम स्कीम निकालेंगे। इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सर बीजेपी के प्रवक्ता अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन आप हरियाणा से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। जो मोटे अनाज की योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है, आपको लगता है कि क्षेत्रवाद ना भी रखें दिमाग में तो भी अच्छी स्कीमें होना चाहिए देश में? आपने कोई स्कीम सुन ली क्या? स्कीम में तो कोई घोषणा होती है। प्रधान वित्त मंत्री ने जो कहा, मैंने बड़ा ध्यान से सुना। वित्त मंत्री ने कहा इस देश के अंदर मोटा अनाज पैदा होता है, तालियां, इस देश में बाजरा होता है, कोदू होता है, ये सब होता है, तालियों की गड़गड़ाहट। लेकिन बजट में तो भैया ये बताया जाता है इसको प्रमोट करने के लिए सरकार इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। क्या आपको सुना? मैंने तो इतना सुना कि हैदराबाद के अंदर उसकी रिसर्च करने वाला एक सेंटर है जिसको अपग्रेड करके अब हायर रिसर्च का सेंटर बनाया जाता है। भैया मेरे, ये घोषणा तो यूजीसी के बजट में भी नहीं होती। यूजीसी का बजट भी इतनी छोटी चीज़ों की घोषणा नहीं करता। अगर आपने सुना हो कि इस देश के अंदर मोटे अनाज का
प्रमोशन करने के लिए सरकार कितना पैसा देने वाली है, तो मुझे कृपया जरूर ध्यान दीजिए। मैं हो लेकिन सकता है योगेंद्र सुन सर ना आप पाया करेक्ट हूं, मुझे कीजिएगा, बता योगेंद्र सर दीजिए। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, जो भी बजट भाषण होता है उसके साथ जो डिटेल्स होती हैं वो तो अलग से दस्तावेज मिलते हैं सर, उनको पढ़ा जाता है और फिर हरवीर सिंह जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर वो अगले दिन जब रिपोर्ट फाइल करेंगे तो आंकड़ों के साथ बताएंगे कि देखिए साहब इसमें इतना है, कम है या ज्यादा है। केवल बजट भाषण ही सब अच्छा कुछ है हुआ ऐसा आपने। तो नहीं होता ना सर। अच्छा आपने इसका जिक्र किया और यही मैं बताना चाह रहा था। इस देश में आज से 5-7 वर्ष पहले बजट भाषण का मतलब होता था कि बजट भाषण में हर मुख्य मद का एग्जैक्ट आंकड़ा ठीक बताया बात। जाता था। बजट भाषण एक अकाउंटिंग भाषण भी है, बताता है हम यहां से खर्चा इमामदनी लाएंगे और इन चीजों पे इतना मद खर्च करेंगे। बजट भाषण ये नहीं होता हम महिलाओं के बारे में बड़े चिंतित हैं। बजट भाषण ये होता है महिलाओं के विकास के लिए फला प्रोग्राम में हम 5,690 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ठीक है। अब ये चीजें ही खत्म हो गई हैं, बजट भाषण में से बजट ही समाप्त हो गया है। अब केवल भाषण, तालियों की गड़गड़ाहट और फिर बाद में हरबीर भाई और मैं बैठे देखते रहते हैं कि अरे ये जो आंकड़े थे इसका तो भाषण से कोई संबंध ही नहीं था। अगले 2 घंटे में यही होने वाला है, आप देखिएगा। ठीक है सर, हमारी चर्चा भी लगातार जारी रहेगी, लेकिन वित्त मंत्री को किसी एक अच्छी योजना के लिए शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शुभकामनाएं तो मैं उन्हें बिल्कुल देना चाहूंगा, क्योंकि इस देश में इस वक्त जितना भारी संकट है उसके बाद, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकट भी है, इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी अवस्था में इस वक्त है, तो उसमें निपटने के लिए वित्त मंत्री को समझदारी के साथ साथ बहुत शुभकामनाओं की जरूरत भी है। और जब से गौतम अडानी जी की दुकान पे छेद लगी है तब से तो वित्त मंत्री को बहुत शुभकामनाओं की जरूरत है। बगैर शुभकामनाओं के बेचारी का काम कैसे चलेगा? अरे लाला जी की दुकान में दिक्कत आ गई है, इनका मुख्य फाइनेंसर जो है उसका दुकान डूब रही है, उसके ऊपर एलिगेशन ये लग रहे हैं, एलिगेशन है, पता नहीं सच है नहीं है, कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है अडानी ने। तो इसलिए वित्त मंत्री को तो बहुत शुभकामनाओं की जरूरत है बेचारी। मुद्दे पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज चूंकि चर्चा बजट पर हो रही है तो हम कोशिश यही करें कि वित्त मंत्री के जो ऐलान है बजट के उन पर हम फोकस रखें। एनके सर कुछ कहना चाह रहे हैं? एनके सर बात कही है, मैं समझता हूं कि उस सारे से हम इत्तेफाक करते हैं। एक चीज है जो एक स्लाइट ग्लिमर ऑफ होप है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, बाजरे को प्रमोट कर रहे हैं और सरकारी स्तर पे इस तरह कर रहे हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि किस तरह हम गेहूं हमारा सरप्लस हो रहा है और वो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, लिहाजा हम इंटरनेशनल मार्केट पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम गेहूं से शिफ्ट करके मिलेट पे आ जाएंगे तो ये एक अच्छी चीज होगी। नेचुरल फार्मिंग अभी तक कंफर्म नहीं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको लेके बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। तीसरा ये कि हो सकता है कि जो किसानों के लिए राहत की बात होगी, मान लीजिए कि एमएसपी के रेट्स बढ़ाना है, एक बार फिर से बढ़ाना, वो शायद इलेक्शन के 2-4 महीना पहले करेंगे, उसको इस बजट से हटा लिया है। वो हो सकता है कि दिसंबर के आसपास करे, मुझे ये स्ट्रेटजी लग रही है। योगेंद्र सर अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे जो बजट में घोषित किया है। 6 महीने बाद आखिरी इलेक्शन से पहले क्या करेंगे उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। मैं आपसे 100% सहमत हूं, बाजरा को प्रमोट करना, मोटे अनाज को प्रमोट करना अच्छा नहीं, बहुत शानदार कदम है। ये कृषि के लिए अच्छा है, पानी के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन एनके सिंह जी, बजट में हम ये नहीं सुनना चाहते कि बाजरे का उत्पादन करना अच्छी बात है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि बाजरे को, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार फला योजना के अंदर इतने 1000 करोड़ रुपया देगी। पिछले कई वर्षों का अनुभव है और एनके सिंह जी आप जानते हैं, हरबीर सिंह पुष्ट करेंगे कि बजट स्पीच के अंदर कहा जाता है ये बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा होना चाहिए, और जब हम आंकड़े देखते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली पहले से एलोकेशन कम कर दिया उसमें। तो आप इस सरकार को बधाई जरूर दीजिएगा, लेकिन तब जबकि आप ये देखें, या तो वित्त मंत्री हमें भाषण में बता देती कि अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, मैं इस चीज पे अब 500 करोड़ अलॉट कर रही हूं, तो मैं तालियां बजा देता। उन्होंने एलोकेशन के बारे में एक शब्द नहीं बोला। बजट इज अबाउट एलोकेशन ऑफ मनी, ये चीज हम भूल गए हैं। हाँ, मजाक हो रहा है बजट के नाम पे इस सर, देश जो योगेंद्र सर बात कह रहे हैं वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। लगातार हम भी पिछले 1-1.5 दशक से बजट को कवर करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी है इस बजट में खेती किसानी के मोर्चे से, या सिर्फ आलोचना ही आलोचना? नहीं, असल में देखिए
एग्रीकल्चर को लेकर के इसमें लगभग स्टेटस को है। एक तो ये बड़ा चैलेंज हो गया बजट के बाद तुरंत बात करना कि मैं जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले बजट में आप एलोकेशन बताते थे कि आपने मान लिया सपोज के वित्त मंत्री ने कहा हमारा इंटेंशन है 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट होगा, तो अभी इस साल में कितना होने जा रहा है वो इकोनॉमिक सर्वे में 18.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इरिगेशन है उसके लिए क्या है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो फंड की बात कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, उसको क्या हुआ, वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बिल्कुल सही है कि ये सप्तऋषि और ये सब जो बातें की गई हैं, देखिए जो मिलेट्स हैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबली, पूरा इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, दुनिया भर की जगह हो रहा है कि मिलेट्स के व्यंजन चलेंगे, उसको तमाम सारी कवरेज हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिलेट के लिए कोई आप ऐसा डिफरेंशियल रिजीम क्रिएट कर रहे हैं कि किसान अट्रैक्ट हो जाए। देखिए अल्टीमेटली उसको गेन हो रहा है नहीं हो रहा है। बाजरा किसान को क्या एमएसपी पिछले साल से ज़्यादा मिलेगी या कोई स्कीम, देखिए सवाल है कि अनाउंसमेंट करना बहुत आसान है, क्या मिलेट्स के कंजम्पशन के लिए कोई ऐसी स्पेशल स्कीम बजट में नहीं आ सकती उसका रोड मैप भी होता तो ज्यादा रोड मैप नहीं, एक क्लैरिटी होनी चाहिए थी। जैसे कि मिड डे मील आप कहते हैं कि 40,000 करोड़ जो मिड डे मील में या 60,000 करोड़ खर्च होता है उसमें से मोटे अनाजों पे जाएगा 30,000 करोड़, वही यूज। तो सवाल है कि आपको कॉन्क्रीट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनाउंस कर। एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्री। अगर ये आज ये कह देते कि हम एमएसपी पे बाजरा जितना भी आएगा सारा खरीदेंगे तो किसान उत्साहित होता। एक लाइन और ऐड करनी थी बस। लेकिन मनोज सर, खेती किसानी के बाद अब बात थोड़ा इंडस्ट्री की, उद्योग जगत की, लघु उद्योग को राहत देने की बात वित्त मंत्री ने की है, एमएसएमई को लेकर बड़ा ऐलान किया है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजटरी एलोकेशन है वहां पर साफ साफ लिखा है कि हम 33% जो बजटरी एलोकेशन है उसको बढ़ा रहे हैं और अब 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर। सर इसका क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट, बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे।